बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम अरशद निज़ामी। आज का ये एक खुसूसी ट्रांसमिशन है हमारा प्रोग्राम हम और आपका। आज 21 फरवरी है, जो दुनिया भर में आज आलमी मादरी ज़बान का दिन मनाया जाता है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये आलमी मादरी ज़बान जो 21 फरवरी को तस्लीम किया गया अक़वाम मुत्तहिदा में, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पस मंज़र क्या है। ये दिन बज़ाहिर तो नाम दिया गया है उसको मादरी ज़बान का के दिन का, मगर इसकी शुरुआत हुई है साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान, जो उस वक्त मशरक़ी बंगाल था, क़याम पाकिस्तान के बाद। उस वक्त से क़याम पाकिस्तान के बाद ही, यानी दिसंबर 6, 1947 को मशरक़ी पाकिस्तान के शहर ढाका में एक एहतजाज होता है, और एहतजाज में एक जुलूस निकाला जाता है, और उस जुलूस में मुतालबा ये किया जाता है कि पाकिस्तान जो अभी अभी बना है, यानी अगस्त में बना था, और दिसंबर में ये एहतजाज होता है कि ज़बान जो है वो कौमी ज़बान पाकिस्तान की बंगला होनी चाहिए, और उसके लिए तहरीक शुरू हो गई थी दिसंबर 1947 में ही। फिर आप देखिए कि 1948 में, यानी 1 साल हुआ था पाकिस्तान बने हुए, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी थे, वो पहली दफ़ा ढाका तशरीफ़ ले गए, और उन्होंने वहाँ जलसे आम से ख़िताब भी किया, और फिर ढाका यूनिवर्सिटी के कर्जन हॉल में उन्होंने तलबा से ख़िताब किया। उससे पहले ये पस मंज़र था कि वहाँ पे जो लोग थे, बंगाल के लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स और दूसरे लीडर जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था बंगला को भी कौमी ज़बान बनाने के लिए। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए और उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया। मगर जब कायद आज़म आए तो उन्होंने शायद उनको ठीक से ब्रीफ नहीं किया। उन्होंने जब ढाका यूनिवर्सिटी कर्जन हॉल में एड्रेस किया तो उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान क्या होगी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बरजस्ता ये कहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी, और उस पर वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया। और एक और वाक़या हुआ कि 1948 में ही कौमी असम्बली का इजलास, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था, इसलिए कि दारुल हुकूमत कराची में था, वहाँ पे तकरीर करते हुए एक हिंदू, मशरक़ी बंगाल का हिंदू कौमी असम्बली का रुकन धरेंद्र नाथ दत्ता ने वहाँ पे एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और वो उस बात पर कि किसी वेस्ट पाकिस्तान के रुकन असम्बली ने ये कह दिया था कि आप यहाँ पे उर्दू या इंग्लिश में तकरीरें होंगी, जिस पर नरेंद्र नाथ दत्ता मुश्तइल हो गए, और उन्होंने कहा कि जो अक्सरियत है आबादी की वो मशरक़ी पाकिस्तान में है, लिहाजा तो कौमी ज़बान बंगला में होनी चाहिए, और उन्होंने बंगला में तकरीर की। उसके बाद 1952 में, यानी स्टूडेंट्स का एक प्रोसेशन निकलता है ढाका यूनिवर्सिटी से, और जिसमें वहाँ की पुलिस ने ही गोली चला दी, जिससे 7 तालिब इल्मों की हलाकत हो गई। और ये जो एहतजाज था ये एकदम से बढ़ गया, और जिसके नतीजे में 1952 में ही कर्नाफुली पेपर मिल्स में एक
कम्युनल राइट हुआ, जिसमें के जो उर्दू बोलने वाले जो महाजरीन आए थे वहाँ पे और वो काम करते थे, उनको निशाना बनाया गया। और इसी उर्दू और बंगला ज़बान के झगड़े में बहुत सी जानें तल्फ़ हुईं जो महाजरीन आए थे। हालाँकि 5 बरस हुए थे और ये महाजरीन तो लूटे-पुटे आए थे। इन्होंने तो अभी अपनी झुग्गियाँ भी ठीक से नहीं बनाई थी और काम शुरू कर दिया था, इसलिए कि इस पाकिस्तान को के निज़ाम को बेहतर बनाना था। वहाँ को तरक्की, वहाँ के लोगों की और इलाकों की तरक्की में उनको किरदार अदा करना था। मगर ये इस उर्दू और बंगला झगड़े में चूँकि उनकी ज़बान भी ज़्यादातर अक्सरियत की उर्दू थी, हालाँकि मुर्शिदाबाद, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल से भी लोग आए हुए थे, कलकत्ता से भी लोग थे, मगर अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की थी। तो उन पर उनका गुस्सा उतरा, उन मुश्तइल बंगालियों का, और वहाँ से एक राइट का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1954 में वो नेशनल लैंग्वेज का झगड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का खड़ा हुआ, और फिर आदम जी जो जूट मिल है वहाँ पे भी राइट हुआ बाद में, जिसके बारे में शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी किताब मेमोयर में भी दर्ज किया है। वो उस वक्त सूबाई वज़ीर थे और वो वहाँ जाके बैठे और उन्होंने उस राइट में महाजरीन को लुटते हुए और फिर मरते हुए देखा। गो कि उन्होंने इस बात को मेंशन नहीं किया अपनी किताब में, मगर ज़ाहिर है 7 बरस पहले आए हुए लोगों के अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ जाएगी कि वो मुकामी लोगों से असलहों के साथ लड़ेंगे। तो ज़ाहिर है नुकसान उन्हीं का हुआ। मगर ये देखिए कि इस ज़बान का झगड़ा जो शुरू हुआ कि कौमी ज़बान बंगला भी होनी चाहिए, तो 1956 में बंगला को भी कौमी ज़बान करार दे दिया गया। तो आप गौर फरमाइए कि यानी इतने कम अरसे में उनका वो मुतालबा जो था वो तस्लीम कर लिया गया, लिहाजा मसले को वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। मगर अवामी लीग ने इस इशू को ज़िंदा रखा इस तरह से कि उन्होंने हर जगह शहीद मीनार बनाना शुरू किया, ताकि वो एक पॉलिटिकल सिंबल हो जाए उनका, और उसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ें। और आपने देखा कि शहीद मीनार उन लोगों की याद में बनाया गया, उन तालिब इल्मों की जो 7 तालिब इल्म 1952 में पुलिस की गोली से हिलाक हुए थे। कायद आज़म को अगर ज़िंदगी मिल जाती तो शायद ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाता, यानी 1949 या 50 में हो जाता। मगर उनके बाद जो उनके पेशरो थे खान लियाकत अली खान, शायद वो इतने दबाव में थे काम के कि वो इस पे तवज्जो नहीं दे सके। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और नूरुल अमीन जो मशरक़ी बंगाल की ही नुमाइंदगी करते थे, वहीं के लोग थे, उन्होंने भी इस उर्दू ज़बान को नाफिज़ करने के लिए ये सख्ती इस्तेमाल की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखना हमें ये है कि क्या उर्दू ज़बान बंगालियों पे मुसल्लत की गई, जो कहा जाता है कि इम्पोज़ किया गया वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से। तो उस सिलसिले में इस्तदलाल ये है कि क्या वेस्ट पाकिस्तान के किसी इलाके की ज़बान उर्दू थी, यानी क्या पंजाब की ज़बान उर्दू थी, क्या बलूचिस्तान की ज़बान उर्दू थी, क्या उस वक्त के सरहद की ज़बान उर्दू थी, क्या उस वक्त के सिंध की ज़बान उर्दू थी? किसी की ज़बान उर्दू नहीं थी। खुद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना उर्दू मुश्किल से बोल सकते थे। वो तो अस्सलामु अलैकुम भी बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उनको उर्दू नहीं आती है। और उनके जो पेशरो यानी खान लियाकत अली खान, उनकी भी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, वो महाजिर ज़रूर थे, वो करनाल के रहने वाले थे, तो उर्दू वहाँ भी वो भी फ्लुएंटली नहीं बोलते थे। तो उर्दू ज़बान किसी की ज़बान नहीं थी, तो फिर मुसल्लत कैसे हो गई? अब सवाल पैदा होता है कि वो जो लोग 10 लाख के करीब उर्दू बोलने वाले हिजरत करके आए थे, इसलिए कि बाकी जो लोग थे आसाम, त्रिपुरा, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ये लोग जो आए थे इनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी।
लेकिन वो तकरीबन 10-12 लाख वो भी थे, 10 लाख ये लोग थे जो कि बिहार, यूपी, सीपी से आए थे, तो उनकी ज़बान उर्दू थी, वो उर्दू बोलते थे। तो क्या उन्होंने इम्पोज़ किया? मगर वो तो इक़्तिदार में नहीं थे, वो तो आए थे और उस वक़्त लूटे-पुटे थे, उनको तो रहने की जगह भी ठीक से नहीं मिली थी और वो मुल्क की तरक्की में शामिल हो गए थे और वो अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने तो ये जो इम्पोज़ या मुसल्लत, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई, ये पॉलिटिकली की गई और इस बात को वेस्ट पाकिस्तान के यानी आज के पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स भी इन बातों को मेंशन नहीं करते हैं और उसको हाईलाइट नहीं करते हैं कि 1956 में तो ये मुतालबा, इतना बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया था और मुसल्लत किसी ने नहीं की थी। इस बात का इआदा करने की ज़रूरत है। मगर अवामी लीग का जो था सिलसिला वो बढ़ता रहा आगे और आपने देखा कि 1962 में ही शेख मुजीबुर रहमान ने जवाहिरलाल नेहरू के नाम एक ख़त लिखा और वो इंडियन डिप्लोमेट को ढाका में दिया, जो कि किताब मौजूद है शासनका बनर्जी की, जो एक इंडियन डिप्लोमेट थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वाज़ेह तरीके से एक चैप्टर पूरा लिखा है कि 1962 में शेख मुजीबुर रहमान ने ख़त दिया था उनको कि जवाहरलाल नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाए। उसमें लिखा था कि हम ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये सारी तैयारियां उन्होंने इसी काम के लिए की थी कि ये एक बहाना होगा और फिर आगे चल के वो जब ये 1970 का 71 का ये सिलसिला चला है, उस वक्त तो लैंग्वेज का कोई इशू बनाया भी नहीं गया था। ये लैंग्वेज का इशू जो अब खड़ा किया गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो चूँकि उर्दू मुसल्लत की 1948 में वहीं से ये सिलसिला नफ़रत का शुरू हुआ और ये आज़ादी पर मुनत्तज हुआ। ये आज़ादी पे मुनत्तज तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये हुआ नहीं, कराया गया है। और इसकी बात भी ये जो बाज़गश्त है कि 1948 में उनके कहने की वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ, ये फॉल ऑफ ढाका यानी फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के बाद से पाकिस्तानी दानिश्वरों ने इन चीज़ों को उछालना शुरू किया। हालांकि आप अगर देखें, मैं भी ईस्ट पाकिस्तान में रहा हुआ हूँ, मैंने भी सियासत देखी है और तारीख में मौजूद है कि अलहदगी के लिए कोई उस ज़बान के झगड़े को सामने नहीं लाया गया और उसको वजह नहीं बनाया गया, बल्कि और दूसरी बातें थी। तो असल जो बात हुई कि इस ज़बान के झगड़े की वजह से जो जो लोग अताब में आए, वो गैर बंगाली, जिनको बिहारी कह के अलग कर दिया जाता है। बिहारी तो एक इस्तिलाह है जो बंगाली इस्तेमाल करते हैं नॉन बंगालीज़ के लिए, आज भी करते हैं। तो ये जो बांग्लादेश में की जो बातें होती हैं कि पाकिस्तान ने इस कदर जुल्म किया है, अब यहाँ पे मैं ये बात भी लाऊंगा आपके सामने कि ज़बान के झगड़े की बुनियाद पे जो कुछ कहा जाता रहा है वो तो आप सुन आए हैं और आप देखते भी आए। तो उसके अलावा जो मैं बात आपसे करूँगा वो ये कि जो ज़बान का झगड़ा, उसकी बुनियाद पे अब आपने जेनोसाइड की बात शुरू कर दी है बांग्लादेश ने। और जेनोसाइड के सिलसिले में उनका कहना यह है कि 25 मार्च को चूँकि पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया था वहाँ पे और उस दौरान उन्होंने लाखों बंगालियों को और हिंदुओं को का कत्लेआम किया था। मैं यहाँ पे आपको इस्तदलाल देता हूँ कि देखिए, 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक पाकिस्तान की आर्मी कैंटोनमेंट में बंद थी। उसको ये इसको इजाज़त नहीं थी कि वो बाहर भी निकले। और जब 1 मार्च को असेंबली के पोस्टपोनमेंट का ऐलान हुआ है, तो उस वक्त ढाका में मैच हो रहा था एक कॉमनवेल्थ और पाकिस्तान की टीम के दरमियान। वहीं से हंगामा खड़ा हुआ और बंगाली को अवामी लीग ने, शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान किया कि सारे बंगाली निकल जाएं और एहतजाज करें। वो एहतजाज करते क्या? अपने घर को आग लगाते? क्या अपनी जायदादों को तोड़ फोड़ करते? क्या अपने बंगालियों को मारते? उन्होंने इसका गुस्सा नॉन बंगालीज पे उतारा, उनकी आबादियों पे हमला किया और उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। और फिर 3 मार्च और 7 मार्च को उसकी इंतहा हो गई। और
1 मार्च से लेके 25 मार्च तक लाखों गैर बंगालियों को, बिहारियों को, पंजाबियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। उस वक्त तक फौज तो कैंटोनमेंट में बंद थी। तो ये कैसा रिएक्शन था बंगालियों का, किस बात की? यानी सिर्फ ये कि असेंबली का इल्तवा हुआ था, आप एहतजाज करते, आपने जो किया था सिविल डिसोबीडियंस उसको जारी रखते, ज़रूर रखते, आपका हक था, आपने किया भी उसको, मगर कत्लेआम का क्या जवाब बनता है? और फिर 25 मार्च के बाद पाकिस्तान की फौज ने 25 मार्च को आर्मी ऑपरेशन तो शुरू किया, मगर वो मेमन सिंह ढाका से इतना करीब है, जो लोग जानते हैं, वहां भी उनको पहुंचने में 3 हफ्ते लगे फौज को। और खुलना, भैरब बाजार, संतहार, दिनाजपुर पहुंचने में महीनों लगे, 1 महीने से भी ज्यादा लगा उनको पहुंचने में। और उस वक्त तक 25 मार्च को जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने रिवॉल्ट किया था, और वो निकल के भाग रहे थे इंडिया की तरफ, और असलहों के साथ जा रहे थे नदी नालों खेतों में। फौज उनको पाकिस्तान की रोक भी नहीं सकी, और उस वक्त तक आर्मी ऑपरेशन भी शुरू नहीं हुआ था। तो ये लोग भागते गए, और इन इलाकों में, जिन शहरों का, इलाकों का नाम मैंने लिए हैं, वो उनमें जाकर उन गैर बंगालियों का जो रेलवे का निज़ाम चलाते थे, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000 की आबादी थी, उनको तहे तेक करते चले गए, और ये भाग के चले गए इंडिया। और जब आर्मी वहां पहुंची है तो उन्होंने सिर्फ लाशें ही लाशें देखी हैं इन बिहारियों की। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की फौज ने फिर कब, कहां और किस वक्त कत्लेआम किया बंगालियों और हिंदुओं का 1971 में? तो ये सब मिथ है, ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया का और बांग्लादेश का, असल वाकया छुपाने के लिए। इसलिए कि जो इज्तमाही लाशें बाद में फॉल ऑफ ढाका के बाद उन्होंने दिखाई हैं फॉरेन जर्नलिस्ट को, वो असल में उन बिहारियों और गैर बंगालियों की लाशें थीं, जिनको मुक्ति बाहिनी ने, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान राइफल ने मार कर इज्तमाही तौर पर दफन कर दिया था। और अब अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए बांग्लादेश अब 25 मार्च को जेनोसाइड डे मना रहा है, ताकि ये बताया जाए दुनिया को कि बंगालियों का असल में जेनोसाइड हुआ है। मैं आज बरमला कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ दुनिया के हर फोरम पे बात करने के लिए कि कोई मुझे साबित करके बताए कि बंगालियों का जेनोसाइड हुआ है। मगर मैं इस बात को साबित करूंगा कि मशरकी पाकिस्तान में और फिर फॉल ऑफ ढाका के बाद कौन था बादशाह, कौन था चौधरी कि जिसने उन बिहारियों से, उन गैर बंगालियों से बदला, इंतकाम नहीं लिया, कि जिन्होंने मुत्तहदा पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया था। उन्होंने अलहदगी पसंदों के साथ देने का फैसला नहीं किया था। और आज मैं ये भी कहता चलूं कि अगर ये बिहारी, ये नॉन बंगालीज अगर अवामी लीग का साथ देते, जो आज पाकिस्तान के बहुत से दानिश्वर कहते हैं कि क्यों नहीं बंगालियों के साथ मिल गए थे, तो अगर ये साथ देते और अवामी लीग की आज़ादी की तहरीक नाकाम हो जाती, तो सबसे ज़्यादा इन दानिश्वरों का नज़ला आज उन्हीं पे उतरता कि देखिए ये गद्दार हैं जो आए थे भारत से हिजरत करके, और इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका साथ दिया। तो भाई हकीकत को फैलाइए, हकीकत को बताइए, और ये तहरीक चलाइए कि असल में क्या हुआ था। बंगला लैंग्वेज एक बहाना था पाकिस्तान से अलग होने का, और इसकी मैं और आइंदा आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों उनका एक गोल था कि बांग्लादेश बनाना है, और ये पाकिस्तान बनने से थोड़े दिन पहले शुरू हो गया था। और जो बंगाल के लीडर्स थे, जिसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी भी थे, बहुत बड़े मुस्लिम लीगर भी थे, मगर उनके जहन में भी एक खाका था मुस्तकबिल के बंगाल का। और AK फजलुल हक और मौलाना भाषानी ने, ये जो सीनियर लीडर्स थे, अताउर रहमान खान, इनके जहनों में एक मुत्तहदा बंगाल एक मुल्क था, जिसको न मिलने के बाद एक दूसरी जो लेयर आई है, जो शेख मुजीबुर रहमान की, मौलाना भाषानी की, उन्होंने फिर इसको अलहदगी की तरफ उसी वक्त से राग़िब करना शुरू किया था। मैं इन हक़ाइक़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।